क्या आप पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते हैं? क्या आप पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सी भी नहीं आता है? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर जिंदगी भर ना भूल सकोगे। तो चलिए चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। और सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सम्मिश्र संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, यानी सम्मिश्र संख्या हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछली क्लासों में आपने सीखा था कि हमारी जो संख्याएं केवल दो टाइप्स की होती हैं। ये मत कह देना कि प्राकृतिक, पूर्ण, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, ये तो हमारी कई प्रकार की संख्याएं होती थी। नहीं दोस्तों, वो सिर्फ आपकी जितनी भी संख्याएं थी वो केवल एक टाइप्स की थी। वो कौन सी थी? कि वास्तविक संख्याएं। क्योंकि जितने भी आपने नंबर पढ़े थे छोटी छोटी क्लासों में वो सभी आपकी वास्तविक संख्याएं थी। तो अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हो काल्पनिक संख्या को भी। तो आपकी जो संख्या है पर्सनली वो आपकी दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक, वास्तविक संख्याएं आपने पिछली क्लासों में पढ़ी थी। अब काल्पनिक संख्या को समझना है कि काल्पनिक संख्याएं। जो ना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर। पिछली क्लास में काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ी थी, लेकिन वो बस वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर यदि हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते थे और वो उसका मान अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था तो बोलते थे वहां पर कि इसका मान संभव नहीं है, यानी ये अब हल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हल हो सकता वो? क्योंकि उसके मान जो आने वाले हैं ना वो काल्पनिक आने वाले हैं, इसीलिए हम उसको वहीं रोक देते थे, इसीलिए हल नहीं करते थे। लेकिन अब उन्हीं मानों को यानी उन्हीं समीकरणों को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सरल करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से। तो आपकी काल्पनिक संख्या क्या होती हैं कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस दिखाई दे जाए तब वो आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं और वास्तविक संख्याएं आप जानते हो। अब बात रही पर सम्मिश्र संख्या की, तो सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं? जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलकर बनी होती हैं वो हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सम्मिश्र संख्या के अंदर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं आती हैं तो वो हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे कि हम इसको z को बीच में से काट दें तो उससे हम प्रतिशत हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों बात रही ये कि हम यदि कहीं पर हमें संख्या दिखाई दे जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। तो ये सम्मिश्र संख्याएं किस प्रकार होगी कि जब भी आपको z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में दिखाई दे, यानी इसकी फॉर्म में दिखाई दे जाए कहीं पर भी संख्या, तो वो आपकी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। यानी बोले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप होता है, यानी मानव का रूप होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप कहोगे कि हम इसके अंदर, ये तो चलो हमने पहचान ली कि ये सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, लेकिन अब ये कैसे पहचाने कि इसके अंदर कौन सी वास्तविक है और कौन सी काल्पनिक है। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो i का गुणांक है, जो i का गुणांक है, यानी y तो है i का गुणांक, वही आपकी काल्पनिक संख्या होती है। अब बात रही, चलो तुमने काल्पनिक संख्या तो बता दी, अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी? जो बगैर i के गुणांक की होगी वही आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर केवल x है जो कि वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आपको वास्तविक और काल्पनिक संख्या समझ में आएगी। लेकिन अब बात रही ये कि क्या सर आप आई जो बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, क्या वो आई ही बोलेंगे हम हर जगह? तो आप बिल्कुल आई नहीं कह सकते हो। यदि अकेले में हो, अकेले में पढ़ रहे हो तो आई को आई कह सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि किसी के सामने हो या किसी के सामने हमें बोलना है तो आई को हम आई नहीं कहेंगे, उसको आयोटा बोलते हैं, क्योंकि आई को आयोटा बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब ये आई तो आ गई, लेकिन कहां से आई? ठीक है, तो अब आई के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले कि जब भी आपका मान अंडर रूट में -1 दिखाई देता था
तो ये अंडर रूट में -1 जो होता है वही आई का मान होता है। और नंबर 2 आई स्क्वायर, कि आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा कि सर -1 हो जाएगा। और नंबर 3 आई क्यूब, कि आई क्यूब का मान सर -i हो जाता है। नंबर 4 आई की घात 4 का मान कितना हो जाएगा कि सर 1 हो जाता है। अब ये कहाँ से बता दिए सर कि आपको ये चारों के 4 मान याद रखने होंगे। यदि आपको चारों के 4 मान याद हैं तो आप आई की पावर कितनी भी आ जाए, 1 लाख, 2 लाख, 100, 1000, कितनी भी पावर आ जाए तो आप उसका मान बता सकते हो कि सेकंडों में कि इतना मान होगा। लेकिन बात रही बस आपका जो मेन होता है वो होता है बस आई, कि आई का मान अंडर रूट में -1 होता है। इसी की मदद से ये सब कुछ निकालते हैं हम। लेकिन यदि आपको चारों के 4 याद होंगे तभी आप सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अब बात रही हमारी कि सर यदि आ जाए, हमें निकाल के दिखा दो एक क्वेश्चन कि यदि आ जाए आई की पावर 100 तो उसका मान कितना हो जाएगा। कि आपको बस ये देखना है कि आपको 4 मान याद हैं तो सबसे इजी मान कौन सा है। कि सर सबसे इजी जो मान है वो आई की घात 4 का है जो कि 1 है। तो मैं इसके पावर को क्या 4 की पावर में नहीं तोड़ सकता। कि सर तोड़ सकते हैं, कि सीधा सीधा हम इसमें 4 का भाग लगा दो इसकी पावर में। 4 यहाँ लिखो और भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ क्या आने वाला है। तो 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गया, 4 पंजे 20, क्योंकि 25 चौका 100 तो होता है। और आपको पता है कि आई की पावर 4 का मान कितना होता है कि सर 1 होता है। तो 1 की पावर 25 और इसका मान 1 की पावर तो कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होता है। और इसी वजह से यानी 1 की पावर कितनी भी आ जाए तो उसका मान 1 होता है। इसी वजह से हमने आई की घात 4 में ये तोड़ी थी, क्योंकि सबसे सिंपल मान यही होता है। अब सर एक और जल्दी क्वेश्चन करके दिखा दो हमें कि यदि आई की पावर 1975 आ जाए, ऐसा कुछ बता दो अब की बार। कि जब भी आई की पावर कुछ भी आए आपने तो बस मालूम करना है कि आई की पावर 4 का 1 होता है। तो 4 का ही भाग लगाओ, कि 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, 3 बचे हो गया 37, 4 नीम 36, 1 बचा हो गया 15, 4 तिया 12, 3 बचे। अब भाग जा नहीं सकता, अब भाग नहीं जाएगा तो आई की पावर 3 को अलग कर दो ना, क्योंकि आई की पावर 3 का तो आप मान जानते हो, इसीलिए तो हमने कि 4 याद किए थे। तो ये हुआ 1 और 1 की पावर 493। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो, लेकिन बस इतना बताओ कि आई की पावर 3 का मान होता है माइनस के आई, और 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आता है, और माइनस आई, और माइनस आई की 1 में गुणा किया तो माइनस का आई रहा। तो इसका मान कितना आ गया सर, माइनस आई के बराबर आ गया। तो ये होते हैं आपके आई के मानों का सॉल्यूशन। यदि आपको इन 4 मान याद हैं तो आप कितने भी बड़ी पावर आ जाए तो उनके मान आप चुटकियों में निकाल कर हल कर सकते हो। अब समझने वाली बात यह है कि हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्टों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यानी कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर पे आप पढ़ेंगे मापांक। और मापांक क्या होता है कि इसको हम जेड मॉड से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम मॉड के अंदर यदि जेड रख दें में तो वो उसको हम मापांक से प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस। अब मापांक क्या होता है कि किसी भी लंबाई को मापन यानी मापना ही तो मापांक कहलाता है। तो यानी अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर होगा तो उसको मापेंगे तो उसे हम मापांक कहते हैं। नंबर 2, मापांक के बाद क्या पढ़ेंगे कि सर मापांक के बाद आप पढ़ोगे संयुग्मी। अब ये संयुग्मी क्या होता है कि संयुग्मी सर आपने पढ़ा तो था कि जब भी 1 अपॉन के अंदर यानी हर में अपरमेय संख्याएं आती थी तो उसका हम परमेकरण यानी कॉन्जुगेट करते थे। वही तो है कि कॉन्जुगेट। इसको हम बस अब की बार कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं तो जेड बार लगा देंगे। तो उसमें जब आप परमेकरण करते थे तो आप क्या करते थे कि बीच का चिन्ह चेंज करके यानी जो आई है यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके आगे का चिन्ह चेंज कर आपका
वो संयोग में निकल के आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। बहुत आसान है, एक बात समझ लो बस कि आपको क्या क्या पढ़ने वाले हो, और मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम ऐसे समझ में आएगा जैसे कि ये एकदम हलवा है। तो नंबर 3 अब आएगा संयुग्मी के बाद आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है सर? कि गुणात्मक प्रतिलोम, अगर मैंने कहा प्रतिलोम समझने की बात, तो मैंने कहा कि x का प्रतिलोम क्या होगा कि सर 1/x हो जाएगा। सीधी बात है। इनवर्स की बात करूं तो x का इनवर्स 1/x, और इसी को मैं लिख सकता हूं x की घात -1, क्योंकि नीचे घात पॉजिटिव है तो ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं 1/x को x इनवर्स बोल सकता हूं। तो वही है ये। अब बस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ना है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित कर देंगे कि z इनवर्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। और नंबर 4 उसके बाद आप पढ़ेंगे कोणांक। अब कोणांक क्या होता है? इसे हम कहते हैं इंग्लिश में आर्गुमेंट, यानी इसको आर्गुमेंट थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं कोणांक को। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कोणांक यानी कोण निकालना सीखेंगे कि कैसे निकलता है। और नंबर 5 उसके बाद आप पढ़ेंगे ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप क्या होता है कि सर ध्रुवीय रूप आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उन्हीं को कॉस और साइन के पद में लिखना ही ध्रुवीय रूप कहलाता है। उसके बाद नंबर 6 में यहाँ लिख देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है, चलो नीचे लिख देता हूँ कि नंबर 6 आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये वही द्विघात समीकरण हैं जिनके मूल काल्पनिक आते थे, यानी जो हम हल करते थे तो वो अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता था, तो कह देते थे कि इसके मान संभव नहीं है क्योंकि काल्पनिक मान निकल लेते ना। अब उन्हीं समीकरणों को, जितने भी समीकरण हम छोड़ के आए थे, उन्हीं समीकरणों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ेंगे, उन्हीं समीकरणों को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हल करेंगे, यानी उसके मान बताएंगे, उसका हल बताएंगे कि कितना आएगा। इतना कुछ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब अभी आपने बस ओनली केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप समझा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप क्या होता है कि सर z बराबर x प्लस आइटा y होता है। और आपने वहां पर सीखा है कि मालूम क्या था कि x क्या होगी कि सर वास्तविक संख्या होगी और काल्पनिक संख्या क्या होगी, ये आपने सीखा था। और उसके बाद आपने i के बारे में सीखा है कि यदि i की पावर कितनी भी आ जाए तो हम उसके मान हम कैसे निकाल सकते हैं। अब समझने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपको पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करनी है या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी कंसेप्ट निकालने हैं, यानी मापांक पूछे, चाहे वो संयुग्मी पूछे, चाहे वो गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, चाहे वो कोणांक पूछे, या फिर वो ध्रुवीय रूप पूछ ले, चाहे कुछ भी हल करना है, ये समझ लो कुछ भी हल करना है, तो आप तब तक उसको हल नहीं कर सकते हो जब तक वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका मानक रूप में नहीं है, यानी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसके रूप में नहीं होगा, तब तक आप उसको हल नहीं कर पाओगे। तो अब मतलब कहने का मतलब क्या है सर कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं बिखरी हुई दिखाई दे जाएं, यानी 2-4 जगह दिखाई दे जाएं, तो आपको सबसे पहले उनको सरल करना है और सरल करने के बाद उनको इसके रूप में बनाना है, तभी आप कुछ भी निकालो, तभी आप निकाल सकते हो, उससे पहले बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि आपको क्लियर तो तभी होगा ना कि जब वास्तविक संख्याओं को एक पास रख ले में और काल्पनिक संख्याओं को एक पास रख ले में, तभी तो आप कह सकते हो कि टोटल मिला के वास्तविक संख्या हमारे पास इतनी है और काल्पनिक संख्याएं इतनी हैं, तभी तो आप इनमें यूज कर पाओगे। 5.1 आपकी इसी एक्सरसाइज पर आधारित है, क्योंकि हमें 5.1 में बस यही सीखना है कि हम यदि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिखाई दे तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसका ये मानव रूप है या नहीं है, और नहीं है तो उसको बनाइए इसके रूप में,
तो वही हमें 5.1 में सीखना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको बता देता हूं कि कैसे हमें दिखाई देगा कि वो कॉम्प्लेक्स के रूप में है या नहीं है, और नहीं है तो हम कैसे उसको बनाएंगे। तो अब दोस्तों इसको आप इससे या तो इसकी शॉर्ट ले लो या आप उतार सकते हो, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन ले लिए हैं और आपको पहचानना होगा क्या ये z बराबर, यहां लिख देता हूं कि z बराबर x प्लस आइटा y के रूप में है कि नहीं है। तो क्योंकि यही तो मानक रूप होता है, यदि ये नहीं है इसके रूप में तो इसको बना के दिखाओ। तो आपको ये बनाना होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये 5i इंटू माइनस के 3/5i, यानी ये कैसे हो गया, ना तो बीच में प्लस है और ना ही हमारी पता चल रहा है कि कौन सी वास्तविक है कौन सी काल्पनिक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपको दिखता है आंखों से वही करना होगा कि सर बीच में कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, और जब हम इसको सरल करेंगे तो पहले 5 की गुणा करेंगे तो 5 या 15, और आई की आई में करेंगे तो आई स्क्वायर, माइनस हमारे पास है ही है और बट्टे में 5 है ही हमारे पास, क्योंकि ऊपर की ऊपरी गुणा होती है ना। अब इसको ये कट रहा है तो काट सकते हैं कि 5 या 15, तो टोटल मिला के आ गया आपका माइनस का 3i स्क्वायर। अब आप जानते हो कि आई स्क्वायर का मान तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो अब कि आई स्क्वायर का मान तो सर माइनस का 1 होता है। तो जहां आई स्क्वायर है क्या मैं वहां पर माइनस का 1 नहीं रख सकता हूं कि सर रख सकते हैं। -3 की -1 में गुणा किया तो कितना हो गया कि सर प्लस का 3 हो गया। अब लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये तो हमें z बराबर 3 दिखाई दे रहा है और इसमें काल्पनिक फाल्पनिक संख्या तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन क्या सर आप इसको 0 इंटू आई लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, हमारा कुछ चला जाएगा कि सर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आपको काल्पनिक संख्या नहीं दिखाई देगी तो वहाँ पर 0 इंटू आई हम लिख सकते हैं, या वहाँ पर हमें वास्तविक संख्या नहीं दिखाई देगी तो वहाँ पर हम वास्तविक संख्या को केवल 0 लिख सकते हैं। तो देखो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप बन गया। तुलना कर लो, x का मान 3 है और y का मान 0 है। तो इसी प्रकार आपको मैंने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि i की पावर 9 प्लस i की घात 19, तो क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है कि सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले i की घात 9 आ जाए या 19 आ जाए, तो आपने सर सिखाया है कि इसको हम सरल कर सकते हैं। कि कैसे सरल कर सकते हैं कि i की घात 4 का भाग लगा सकते हैं कि 4 दूनी 8, अब एक बचा, एक में जा नहीं सकती तो एक i हम बाहर ले सकते हैं, और प्लस ऐसे ही इसको 4 का भाग लगा सकते हैं कि 4 चौक 16, 3 बचे, 3 में भाग जा नहीं सकता तो i की घात 3 हम अलग ले सकते हैं। इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा और इंटू आई, और प्लस ऐसे ही ये इसका मान 1 और 1 की पावर 4 यानी 1 ही आएगा और इंटू आई की पावर 3। अब दोस्तों i की गुणा 1 में करेंगे तो i रहा, और प्लस 1 की गुणा आई क्यू में किया तो आई क्यू रहा। फिर से आप यहाँ पर हल कर सकते हो कि आई क्यू का मान कितना होता है कि आई क्यू का मान होता है माइनस का आई, क्योंकि आई क्यू का मान माइनस का आई होता है, और जे प्लस की आई है और ये माइनस की आई है, तो जे हो गया हमारे पास 0। अब मैं तुमसे कहूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ इसको, ये तो दिख नहीं रहा है क्योंकि जितना हमें हल करना होता है जितना हम हल कर चुके हैं। अब z बराबर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस के 0 इंटू आई, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या लिख देंगे तो देखो मिला लो, कॉम्प्लेक्स नंबर रूप है ये, x का मान 0 और y का मान भी 0। तो इस प्रकार आपको कैसे भी आपको किसी प्रकार की भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे जाए तो सबसे पहले यदि देख लो, यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसको पहले बना लो, तभी आप उनको क्वेश्चनों में हल कर सकते हो। तभी आप मापांक पूर्णांक जितना भी कुछ भी निकलवाए वो तभी आप निकाल सकते हो। अगर मैं कह देता इसका मापांक निकालो तो आप नहीं निकाल पाते, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूप के रूप में नहीं था, अब ये रूप में बन गया है तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही ये है, सेम टू सेम। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फुल बेसिक जानकारी दे दी है। यदि आपको अगली नेक्स्ट वीडियो चाहिए इन कॉम्प्लेक्स नंबर की तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.